सीबीएसई ने क्लास 10th का एक सैंपल पेपर रिलीज किया है। आई होप आप लोग के पास आ गया होगा। तो आज की क्लास में जो भी उसके फिजिक्स वाला पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि सर वो क्लास 10th का सैंपल पेपर सॉल्व कर दो, और मैंने जब देखा तो यूट्यूब पे या फिर नेट पे अभी तक इसका सॉल्यूशन, कोई सही सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है। वी आर द फर्स्ट जो इसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि कॉनकेव मिरर इस शेप का होता है, इसका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केस होते हैं, आप सभी को यह भी पता होगा। इन्फिनिटी, बिहाइंड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 टाइप के केसेस हैं बच्चों। इसके अंदर आपसे यह पूछा गया है कि कहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0 होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल, और जो एंगल आई होता है वही एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन के केस में। तो बच्चों, आप सभी को अगर याद हो तो जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो ये कौन सा रे है बच्चे? दिस इज इंसिडेंट रे, और यहां पर स्ट्राइक हुई तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल बनाओगे और एंगल आई क्या बन जाएगा बच्चों आपका? 0। दैट्स वाई एंगल आर भी क्या होता है? 0 होता है, और लाइट रेज उसी सेम पाथ पे बैक हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। चलो, एक क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास। एक प्रिज्म दे रखा है। आप सभी को पता है प्रिज्म 3D शेप में होता है। इट इज बाउंडेड बाय 2 ट्राइंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स। प्रिज्म स्प्लिट द व्हाइट कलर लाइट इनटू 7 कलर्स, है ना। व्हाइट कलर लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है, और वो 7 कलर विवग्योर, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विवग्योर जो आप जानते हो उसको सीधा लिखोगे या उल्टा लिखोगे? याद रखना, हमेशा उल्टा लिखना। ये रहा बच्चों, VIVGYOR, ये है विवग्योर। नीचे से स्टार्ट करना बच्चे। तो बताओ सबसे ऊपर कौन सा कलर है? रेड, और सबसे नीचे कौन सा है? वायलेट। तो ए क्या हो जाएगा? रेड, और बी क्या होगा? वायलेट। रेड और वायलेट, सर ऑप्शन सी। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है बच्चे। सर कॉन्वेक्स मिरर तो कुछ ऐसा होता है, यहां होता है एफ, यहां होता है सी, अंदर वाला साइड पॉलिश्ड होता है। ये जो इमेज बनाता है वो बिहाइंड बनाता है क्या? हमेशा बिहाइंड बनाता है, यानी कि ये बात तो सही है। क्या इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? तो बच्चों, साइन कन्वेंशन निकालते कैसे हैं? हमेशा कार्टेशियन प्लेन का यूज करके। भाई ये बनाया मैंने, ये वाला क्या होता है? प्लस एक्सेस, ये क्या होता है? माइनस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। अब फोकस किधर लाई कर रहा है? पॉजिटिव साइड, यानी कि ये बात भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। बात समझ में आई? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चे हमें। अब इससे आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा लेंस यूज करोगे बीच में। अब प्यारे बच्चों, लेंस 2 टाइप का होता है जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है ना। और भी टाइप के लेंस होते हैं। तो 2 लेंस जो है वो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर दिस वन इज कॉनकेव, अंदर की तरफ आ रही है। और ये क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स है। ये क्या है? कॉन्वेक्स है। अब इन दोनों में से कन्वर्जिंग कौन है और डाइवर्जिंग कौन है? तो बच्चों, कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग और ये होता है डाइवर्जिंग। यहां पर ध्यान दो, जो ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, इससे लाइट रेज जो है वो दूर जा रही हैं या कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं? दूर जा रही हैं या फिर पास आ रही हैं? ये बताओ। ऑब्वियसली ये लोग कन्वर्ज हो रही हैं। तो हमने कौन सा लेंस यूज करना है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या है बच्चे? व्हाट इज टाइप ऑफ लेंस यूज्ड? तो आप क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? भाई नेचर क्या होने वाला है इमेज का? तो आप बोलोगे सर ये दोनों जो रेज है ना, सेपरेटेड हो गई हैं, दूर चली गई हैं। अरे सर ये तो पर्सनल हो गया, है ना। दोनों दूर चली गई है बच्चे, बट आपके रास्ते अलग हो गए, आप दोनों अलग हो गए। बट इसका यह मतलब नहीं था आपका पास्ट नहीं था, है ना। बहुत अच्छा खूबसूरत सा पास्ट था। ये देखो इमेज कहां बनेगा?
पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों? वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? थर्ड बच्चे ये क्या बोल रहा है? इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। सिर्फ डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखा है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं? v, 30 सेंटीमीटर। एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से डबल साइज में फॉर्म हो रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? 2 का हो रहा है, डबल हो रहा है ना बच्चे। मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? मैग्नीफाइन हो रहा है 2 टाइम्स। तो m दे रखा है बच्चे आपको 2, ट्वाइस। क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, यानी कि u फाइंड आउट करना है। जब आप गिवन लिख लो बच्चे, उसके बाद फिर आपको साइन कन्वेंशन पता होना बहुत जरूरी है। इस केस के अंदर इमेज कहां बन रहा है बच्चे? ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये माइनस, ये माइनस। v के साइड बन रहा है बच्चे नेगेटिव साइड, तो v की वैल्यू क्या होगी? -30। m का कोई फॉर्मूला है क्या? यस सर, m v बाय u। m 2 है, ये -30 है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। u ऊपर जाएगा, 2 भाई साहब नीचे आएंगे, ये हो जाएगा -30/2, दैट इज -15 सेंटीमीटर। ये रहा बच्चों आंसर। एक क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। अगर आप लोगों के पास सैंपल पेपर होगा तो उसमें आप लोग देख सकते हो। भाई इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है आपको, बाकी बहुत इजी है। देखो बच्चे, हमें एक 230 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर हमें V गिवन है 230 वोल्ट। और बच्चों क्या गिवन है? इसने ये बोला है द करंट इन X इज 3.5 एम्पियर। दो हमारे ड्रायर हैं, ड्रायर इट मींस उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टर ही हीट प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों आप बोलोगे Ix की वैल्यू दे रखी है आपको 3.5 एम्पियर। बच्चों पावर डेवलप इन X पूछ रहा है। भाई पावर के तीन मेन फॉर्मूले हैं, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। बताओ तीनों में से कौन सा यूज करोगे आप? आप बोलोगे सर V दे रखा है, I दे रखा है, सबसे बढ़िया है Px इक्वल्स टू V इंटू I हो जाएगा। भाई V की वैल्यू कितनी? 230, I की कितनी? 3.5। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 805 वॉट। एंड ये कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ X इज डबल दैट ऑफ Y, कैलकुलेट द करंट इन हीटर Y। भैया ये बोल रहा है कि अगर X का रेजिस्टेंस है वो Y वाले से डबल है। भाई जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर Y वाला R होगा तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ R होगा। अब देखो बच्चों, पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, दोनों में क्या दोस्ती आ रही है? तो आप बोलोगे पावर और रेजिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। कैसे आया ये? आप बोलोगे P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। भाई पैरेलल कनेक्शन है, V स्क्वायर तो कॉमन होगा, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैं R को बढ़ाता हूं तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम। भैया X वाले का रेजिस्टेंस कितना है? 2R है, डबल है, तो इसका पावर क्या होगा? लेस होगा। इसका पावर क्या होगा? लेस होगा। और इसका पावर ज्यादा होगा। जब पावर ज्यादा होगा बच्चे, जब इसका पावर लेस है इसका पावर ज्यादा है, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों I के। जब इसका पावर 2 टाइम कम हुआ है तो करंट क्या होगा बच्चे? इस वाले का 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ होगा। समझो चीजों को। भाई इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट भी कम होगा बच्चों। इसका रेजिस्टेंस कम तो इसका पावर ज्यादा, पावर ज्यादा और रेजिस्टेंस कम है तो इसका करंट भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे? जो करंट होगा Y के थ्रू वो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ करंट इन Ix होगा। भाई 2 टाइम्स ऑफ Ix, X की वैल्यू कितनी थी बेटा? Ix की 3.5 एम्पियर। आंसर इज 7 एम्पियर।
चलो ये एक और में क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी डील कर लेते हैं। भाई दो रेजिस्टेंस है R और 2R, पहले ये सीरीज में थे, बाद में इसको पैरेलल में ऐड किया, और दोनों का पावर क्या होगा उसको कंपेयर करना है। क्या होगा V² बाय R, R कितना है बच्चों सीरीज में, R प्लस 2R, क्या बन जाएगा बच्चों ये V² बाय 3R, ये बन गया P1 की वैल्यू। भाई P2 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर P2 में तो पैरेलल किया है उसने, V² अपॉन, भाई दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, सिर्फ दो की बात कर रहा हूं अभी, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको, ऊपर मल्टीप्लाई करना नीचे ऐड करना, बस खत्म। ऊपर मल्टीप्लाई एंड 2R, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, 2R² और R प्लस 2R कितना हो जाएगा 3R, सकता हूं इसको 2R² अपॉन 3R। भाई इसको रिवर्स कर दिया, इसको रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो ये हो जाएगा V² इंटू 3R बाय 2R²। तो R से R कैंसिल, क्या बचेगा 3V² बाय 2R। अब क्या करना बच्चे, P1 बाय P2 लेना है। आप बोलोगे P1 बाय P2 इक्वल्स टू V² 3R डिवाइडेड बाय 3V² अपॉन 2R, रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये हो जाएगा V² बाय 3R इंटू 3V² अपॉन 2R, क्या हो जाएगा 2R अपॉन 3V², V² से V², R से R, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा 9। क्या आया बच्चों हमारे पास आंसर 2:9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अरे भाई मायोपिया के केस में अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया, पहला डिफरेंस समझ में आया। दूसरा क्या पूछ रहा है बच्चों बी में, व्हाट इज द डिफेक्ट, ये कौन सा डिफेक्ट शोन है बच्चों, जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो लाइट रेज है वो हमेशा रेटिना पे फॉल होनी चाहिए, है ना बच्चों। बट जब वो रेटिना पे फॉल नहीं होता है बेटा, अगर वो पहले फॉल हो जाए तो इसे बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं मायोपिया, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और अगर वो दूर जाके मिले तो ये क्या कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। सो दिस केस इज अ केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा इसका कॉज क्या है, हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट एंड हो जाता है। आई बॉल क्या होता है शॉर्ट एंड हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जो कॉर्निया है वो फ्लैट हो जाता है। थर्ड क्या है बच्चों, एक्सप्लेन विद रीजन इफ अ कॉनकेव लेंस। अब आपसे यह कहा गया कि इस केस में हाइपरमेट्रोपिया के केस में किसी इंसान को कॉनकेव लेंस लगा दिया जाए तो क्या होने वाला है। वैसे आप सभी को पता होगा इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, बट बोर्ड ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कॉनकेव यूज करोगे तब क्या होगा। भाई कॉनकेव कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है। और किसी हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट को, इंसान को अगर आप कॉनकेव लेंस लगा दोगे तो क्या होगा, ये लाइट रेज और दूर चले जाएंगे बच्चों। आई बात समझ में, और ये करेक्ट विजन उसको अचीव नहीं होगा, है ना। नंबर 32, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, वायर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इसको दोबारा कर लेते हैं। भाई ए वाला पार्ट क्या बोल रहा है, आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और इसी कारण बच्चों जो हाई टेंशन वायर होता है ना, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, क्योंकि लेंथ तो आप कम नहीं कर सकते ना बच्चे। जैसे आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में लाइट ट्रांसफर करना है, उन सिटी का डिस्टेंस तो आप कम नहीं कर सकते, तो लेंथ तो फिक्स है। लेंथ ज्यादा है तो बच्चों रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर हम क्या करें, तो हमने दिमाग लगाया कि हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि एरिया और रेजिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ
एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, L बाय ए। इसको हटाऊंगा साइन को तो एक कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। आई बात समझ में। अब किसी ने ये बोला कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो भैया देखो ये R इक्वल्स टू रो L बाय ए, आप सभी को पता जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला रखते हैं और बाकी सबको उठा के भगा दो। भाई ए ऊपर जाएगा, L नीचे आएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो बच्चों रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल। भाई आर का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है, मीटर, मीटर से एक मीटर कैंसिल, रो की यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और किसी ने पूछा आपसे प्यारे बच्चों कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो आप क्या बोलोगे, कुछ मत बोलना। अगर आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, इस 1 को उठा के यहां रख दो, ओम इंटू 1 मीटर, तब भी कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो 1 है भाई, मल्टीप्लाई करके वही बन जाएगा। बट इससे हमें डेफिनेशन मिल जाएगा, हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, क्या बोलोगे, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर। लड़की है मोना, वो एक्सपेरिमेंट कर रही है और एक्सपेरिमेंट किया उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब क्या होता है, वैसा कंडक्टर जो करंट कैरी करता हो, कंडक्टर मतलब वायर समझ लेना है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। भाई ये प्लस का, ये माइनस का, करंट ऊपर जा रहा होगा ऐसे, फिर यहां जा रहा होगा और फिर यहां जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा ना बच्चे। मोना ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो कंपास को पास लेके आ रही है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, और जब दूर लेके जा रही है तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। अब बोर्ड वाला ये जानना चाह रहा है आपसे कि मुझे बताओ कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कम क्यों हो रहा है जब मोना दूर जा रही है। तो आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कहां पर होता है, नियर द पोल्स। जितना नियर होगा बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना नियर होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, जितना वो दूर होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का पावर जो है, इंटेंसिटी जो है वो कम होता चला जाएगा। तो सिंपल इसका आंसर है, जब तक मोना, जहां तक मोना दूर जाएगी, जब तक मोना दूर जाती रहेगी, जो वो कंपास है वो लेस मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, है ना बच्चों, ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड कंपास। यही रीजन है बच्चों, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बच्चों, मेंशन वन थिंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों कि एक ऐसी चीज मेंशन करो जिसके हेल्प से हम कंपास निडल को और डिफ्लेक्ट करवा पाए। भाई डिफ्लेक्ट कब होगा, 3 तरीके हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के। पहला तरीका, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, याद रखो। सेकंड, चेंज द कोर मटेरियल, चेंज द कोर मटेरियल। सर ऐसा कुछ तो नहीं हो पाएगा यहां पर, ना तो टर्न्स है ना कोर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। तो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बच्चों अगर हमें मैग्नेटिक नीडल को, कंपास नीडल को ज्यादा डिफ्लेक्ट करवाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, इस केस में करंट के अमाउंट को, करंट के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट। थर्ड बच्चों क्या पूछ रहा है ये कि एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगा। को बताने के लिए एक इंसान है मैक्सवेल, नॉट ग्लेन मैक्सवेल, है ना। मैक्सवेल ने एक लॉ दिया, जैसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो ये थंब है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट ऊपर है तो ये ऊपर होगा, करंट नीचे है तो ये नीचे होगा। भाई इस केस में करंट कहां है, डाउनवर्ड। तो ये जो कर्ल है आपके 4 फिंगर्स का, है ना, जो घुमाव है, तो भाई ये कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बचता है ना टाइम, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो आप क्या बोलोगे, तो डायरेक्शन होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद, है ना, हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36,
अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, पर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे से देखना। भाई यहां पर 12 वोल्ट दे रखा है, आपसे पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। इस R2 वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप बोलोगे सर ना R2 दिया है ना हमें कुछ दिया है, कैसे फाइंड आउट करें? चलो देखते हैं ना। भाई 2 एंपियर इधर से आया, 1.5 एंपियर इधर गया, तो इधर कितना जाएगा? 0.5 एंपियर। अब एक बात समझो बच्चे, क्या ये दोनों पैरेलल में है? भाई जब पैरेलल में है तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। तो क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो? अरे सर वो तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। भाई V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। अगर मैं V 4 ओम वाले का निकालूं तो क्या बनेगा बच्चों? I कितना है? 1.5 और R कितना है? 4। यह बन जाएगा बच्चे 6 वोल्ट। जब इस वाले का 6 वोल्ट है तो इसका भी कितना होगा? 6 वोल्ट, बिकॉज दे बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर। चलो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की। अब आप बोलोगे सर अब तो बहुत ही इजी हो गया भाई, 0.5 एम्पियर करंट भी दे रखा है हमें और 6 वोल्ट है, ये भी पता लग गया हम लोग को। जब ये पता लग गया तो आप R फाइंड आउट कर सकते हो। आप बोलोगे बिल्कुल सर, V अपॉन I, 6 अपॉन 0.5, ये हो जाएगा 12 ओम। कितना हो जाएगा बच्चे? 12 ओम। इतनी बात समझ में आई? अब थर्ड है बच्चे, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 निकालना है। भाई रेजिस्टेंस निकालना है ना। आप बोलोगे सर क्या फालतू बातें हैं, R इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन I। भाई 2 एंपियर तो निकल रहा है उसके अंदर से, तो एंटर भी कितना हुआ होगा? 2 एंपियर। सर ये तो गिवन है 2 एंपियर, V और पता लग जाए हमारा काम हो जाएगा। तो भाई निकला कितना था? 12 वोल्ट। यहां चलना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कुछ यहां ड्रॉप हुआ होगा, कुछ यहां ड्रॉप हुआ, कुछ यहां ड्रॉप हुआ और फाइनली वहां पहुंच गया। तो आप बोल सकते हो कि सर V की वैल्यू क्या होगी? तो V कहां चलना स्टार्ट किया उसने? 12 वोल्ट पे पहुंचा होगा पहले, वहां चलना स्टार्ट किया, कहां पहुंचा वो? -VR1। फिर यहां पर क्या था बच्चे? तो आप बोलोगे -6 वोल्ट। और बच्चों I और R दे रखा है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। यहां पर कितना होगा? 2 × 2, आप बोलोगे 4 वोल्ट। तो बच्चे -4 वोल्ट इक्वल्स टू 0 है ना बच्चों। अब आप क्या बोलोगे? सर VR1 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 -6 -4, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। भाई 6 4 10, 12 में से 10 गए, 2 वोल्ट इक्वल्स टू VR1। भाई V की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वोल्ट। भाई 2 से 2 उड़ाया, आंसर इज 1 ओम। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ये हमने क्या किया? V फाइंड आउट किया और हमारा काम हो गया, है ना बच्चों। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स का है, केस स्टडी है, समझते हैं इसको। बच्चों ये टेलीस्कोप है, हम टेलीस्कोप का यूज क्यों करते हैं? अगर आप में से किसी ने टेलीस्कोप देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां पर इमेज दे रखा है आपको। बच्चों देखो यहां पर लाइट रेज आ रही है, पहले इमेज देख लेते हैं। और क्या दे रखा बेटा? कर्व्ड मिरर। अब बताओ ऐसा कर्व कौन सा होता है? कॉनकेव का होता है, कॉन्वेक्स का? अरे कॉनकेव है भैया, है ना। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? आप बोलोगे कॉनकेव। चलो सर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया देख के। ऐसे डील करते हैं सारे क्वेश्चन से। सी वाला पार्ट दे रखा है बच्चों, एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड एट द आईपीस। बच्चों देखो, अब आपको इमेज देखना है, तो आप क्या चाहोगे? ये जो लाइट रेज आई है, यहां ध्यान दो बच्चे, जो लाइट रेज आ रही है वो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? आपके आईज में कन्वर्ज होनी चाहिए, तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। आप क्या यूज करोगे? कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स। ये यूज करोगे बच्चे, कॉन्वेक्स यूज करोगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप? सर प्लेन मिरर तो सारा काम कर रहा है। जो ये लाइट रेज आई, इस कर्व्ड मिरर, कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक हुई, वो क्या हुई बच्चे? स्ट्राइक होने के बाद कहां टकरा रही है? प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर उसे क्या कर रहा है? लैटरली इन्वर्ट कर रहा है, इन्वर्टेड कर रहा है। जो कहां फॉल हो रही है?
आई पीस पे। अब आते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, भाई आई पीस पे कैसा दिखाई देगा? ऑब्वियसली रियल इमेज। कैसा इमेज दिखाई देता है बच्चों हम लोग को? हमेशा रियल इमेज दिख। ये था हमारे पास सीबीएसई सैंपल पे सारे क्वेश्चंस जो हमने डील किया। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।